ऐसा ही कुछ वीडियो जो है आपको याद होगा इस साल के शुरुआत में हम लेकर आए थे जब संदीप लामिछारे को कैप्टन बनाया गया था कि उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस अब होंगे एज ए कैप्टन आगे वाले फेस में। तो ये वीडियो अब वापस से 8-9 महीने बाद आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बार चेहरा कोई और है। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इतने एक ही साल के अंदर दो कैप्टन चेंज हो जाए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन अब रोहित पुड़ाल को कैप्टनसी कल मिल गई है और ऑफिशियली कल इस बात की अनाउंसमेंट हो गई है, तो रोहित पुड़ाल कप्तान बनते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल से संदीप के सामने जितने चैलेंजेस थे उससे और 2-3 कदम ज़्यादा यहाँ पर चैलेंज रोहित के बन जाए, क्योंकि वो जिस क्रूशियल स्टेज पर आकर उन्हें कप्तानी मिली है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा चैलेंजेस उनके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। वो कैसे आपको समझाते हैं। यहाँ पर कुछ चैलेंज है। सबसे पहले तो एक सी बात है कि 2023 जैसे आपको पता है कि पूरा का पूरा क्वालिफायर से भरा हुआ है। आपको एशियन टीम जो है बहुत ज़्यादा एक्शन में नजर आने वाली है, क्योंकि क्वालिफायर्स खूब होने हैं। अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हैं, रीजनल फाइनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद सब रीजनल क्वालिफायर्स हैं बहुत सारे, उसके बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, प्लेऑफ्स खेलने हैं उससे पहले, और उसके बाद एशिया कप के क्वालिफायर्स हैं। तो काफी ज्यादा, और सितंबर के आसपास मेरे ख्याल से एशियन गेम्स भी होंगे हैं, तो वहां भी मेडल्स दांव पे हैं। तो ओवरऑल बहुत सारा क्रिकेट जो है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज हैं जो कहीं ना कहीं लाइन में खड़ी है कि आप आए और हमें जीत कर लेके जाएं। तो ये सारा और फिर स्टेटस बचाना वो सब तो अलग चीज है ही है। तो बहुत सारे दारोमदार रोहित के कंधों पर इस वक्त है। उससे लिहाज से देखें तो 3-4 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो चैलेंज रोहित के सामने उभर कर आएंगी। चैलेंज नंबर 1, बिल्कुल चैलेंज नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर जो अब रोहित पुड़ाल अब प्लेयर नहीं रहे। जी हाँ, अब वो आम प्लेयर नहीं रहे हैं कि एक बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जरूर आती है, हम में से कभी होता है कि भाई अगर एक कोई क्लासमेट है और अचानक से वो एक कदम आगे चला जाए तो यहाँ पीछे जो खड़े हैं उनमें थोड़ी हड़बड़ी मच जाती है। जी हाँ, कि अरे अरे अरे, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप के हैं। ये बात याद रखिएगा कि मोस्ट जो इस टीम में टीममेट्स हैं उनके, वो उन्हीं के इर्द गिर्द के एज के 3-4 साल या 2-3 साल बड़े हैं, या तो बराबरी के ही हैं, 20-21 साल के ही मौजूद हैं। तो वो एक कोऑर्डिनेशन बनाना अब रोहित पुड़ाल को यहाँ बनाना होगा। अब बनाना होगा से मेरा मतलब ये नहीं है कि भैया पैर पकड़ लो, नाराज हो तो पैर पकड़ लिया आपने, ये मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक फ्रीली बात हो, इन्वॉल्वमेंट हो टीम में, आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहे हो, आप सुने वो सुने, इस तरीके का। कोई बड़ा सीनियर है जैसे ज्ञानेंद्र मल्ला, सोमपाल, करण, ये सब वहाँ सीनियर प्लेयर मौजूद है, तो उन लोगों की थोड़ी सुने। और ऐसा नहीं कि 100% सुने, ये गलत है, ये कप्तान की एक क्वालिटी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जब धोनी को नया कप्तान बनाया गया था उन्होंने तो सीधा बाहर कर दिया था सबको, बड़े सवाल उठे थे, बड़ा कुछ हुआ, 2011 में वर्ल्ड कप ले आए। तो यही एक चीज होती है कि आपको ज़्यादा सुनना भी नहीं है लेकिन सुनना भी है। जी हाँ, कम से कम इतना जरूर सुनना है कि उन्हें ये ना लगे कि हमें हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। बस बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो अर्न किया है, वो कमाया है। आप भी अगर 5 साल बाद ऐसे अगर आप बड़े हो जाएंगे, आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा तो वो आपको भी ठीक नहीं लगेगा। ये बिल्कुल एक क्रिकेट का जेस्चर नहीं है, लेकिन पूरा सुनना वो भी बिल्कुल गलत है। तो फिर आप किस काम के? जी हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन होना कि बड़ों के साथ भी, अपने से साथियों के साथ भी सुनूं, सबका 10 बातें सुनूं और 10 में से कोई 1-2 अच्छी बातें हैं उन्हें मैं अप्लाई करूं टीम में, तो टीम अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं क्लियरली बात है कि आपको कोऑर्डिनेशन बेहतर करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली एज अ प्लेयर और कप्तान के बीच में एक जो स्पेस है वो आ जाएगा। आप चाहे कितना भी सोचें कि नहीं ये सब मेरे स्टाइल के, लेकिन डेफिनेटली आप एक कैप्टन हैं। ऐसे मान लीजिए कि आपके कोच के साथ कुछ अलग कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन प्लेयर्स की कोच से अलग कोऑर्डिनेशन होती है। प्लेयर्स कैप्टन के थ्रू कोच तक पहुँचते हैं और कैप्टन जो है वो डायरेक्टली कोच तक पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो आपको एक इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा यंग प्लेयर्स के साथ, जो हमने संदीप के भी कहा था और आपके भी वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगली चीज की बात करें टू रोटेशन एंड हैंडलिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट। देखिए जैसे आपको पता है कि इस वक्त जो बॉलिंग मिड फेस में है वो हालत काफी ज्यादा खस्ता है फिलहाल, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट का दौर है। अभी देखना होगा कौन से बॉलर वहाँ फिट बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, कौन से प्लेयर, क्योंकि आपने पहले से तैयारी नहीं करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें थर्ड पेसर या सेकंड स्पिनर लगातार लेके चलना चाहिए, कभी कुछ हुआ तो हमें आगे जाकर काम आएगा, ये आपने कभी सोचा ही नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा, ना कोच ने, ना कैप्टन ने, ना ही मैनेजमेंट ने। तो इसलिए हालत है कि आज अचानक से मिड फेस में बड़ा खाली खाली सा महसूस हो रहा है, इसको भरने की कोशिश की जाएगी। उसको आपको हैंडल करना है कि मुझे किसको कितने ओवर देने हैं, कब कब ओवर देने हैं। अगर कोई एक बॉलर फिट रहा है तो मैं उसको एक फेस हटाकर सेकंड फेस में लाऊं, थर्ड फेस में लाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग रोटेशन पॉलिसी अगर आप लगाएंगे
तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि ओपोनेंट के आने वाले बैट्समैन लेफ्टी हैं ज़्यादा या राइटी हैं, कौन से इफेक्टिव है कौन से नहीं है, उस हिसाब से मैं अपने बॉलर्स को बचा के रखूँ जो ज़्यादा लेफ्टी के खिलाफ इफेक्टिव होंगे या राइटी के खिलाफ इफेक्टिव होंगे। बॉलिंग रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खास करके तब जब संदीप जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के बिना ये पहली इंटरनेशनल सीरीज नेपाल खेलने के लिए उतरेगा। ये अगर कुछ वक्त बाद हो, 1.5-2 साल बाद हो और कुछ तैयारी तैयार आपको प्लेयर्स मिल जाए तो फिर बात अलग है, फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगला पॉइंट, बिल्कुल अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अब एक चीज़ ज़रूर सामने है कि अब भाई कुछ प्लेयर एब्सेंस हैं टीम से, कुछ प्लेयर एक खासकर इतने बड़े बॉलर जो बाहर हैं टीम से, तो उस पर अब प्लेइंग 11 आखिर किस तरीके से बनाया जाए, एक बैलेंस 11 जो थोड़े वक्त तक चले, थोड़े लंबे वक्त तक चले। या आईसीसी ने भी अपनी तरफ से डाला हुआ था कि नेपाल की टीम में चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। या आईसीसी ने अपने ब्लॉग में डाला हुआ था, वहाँ एक आर्टिकल आया था जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा चेंजेस करने वाली टीम नेपाल की टीम है, जो कि हम भी जानते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप एक बैलेंस साइड लेके चले। हमें इतने बैट्समैन चाहिए, फला इतना विकेट कीपर चाहिए, इतने इतने बॉलर चाहिए, पेसर चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको पेसर 2 चाहिए, 3 चाहिए या स्पिनर 2-3 चाहिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप ये ज़रूर एक बैलेंस लेके चलेंगे। हाँ, दूर से पता चले, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना इंडिया यूएई की क्या प्लेइंग 11 रहेगी, तो 8-9 प्लेयर तो बैठे बैठाए मिल जाते हैं। हाँ ये वो हो गई स्कॉटलैंड यूएई ना इंडिया की प्लेइंग 11, पीएनजी की प्लेइंग 11। लेकिन यहाँ सिर दर्द शुरू हो जाता है कि अरे अच्छा तो अभी तो वो बाहर हो गए, अगले दौरे में कौन आएगा, अगले दौरे में कौन, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बेहतर होगा एक बैलेंस 11 हम उम्मीद करते हैं कि रोहित की कैप्टनसी में देखें। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जितना भी हमने देखा है उसमें किसी भी कप्तानी के अंदर या कोच के अंदर में बैलेंस प्लेइंग 11 या स्क्वाड तो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इसे कर देखिए, आपको खुद रिजल्ट सामने पता चलेंगे। बहुत बड़ा इश्यू है ये टीम के साथ कि कभी बैलेंस स्क्वाड नहीं रहती, कभी बैलेंस प्लेइंग 11 नहीं रहती। हर दौरे में डावाडोल चीजें होती रहती है, कुछ बिना रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से। जो रीजंस दिए जरूर जाते हैं लेकिन वो समझ में आते नहीं है। तो रोहित से बहुत उम्मीद है कि वो इस चीज को समझ रहे होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैलेंजेस तो हमेशा बहुत होती है, लास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक लास्ट चैलेंज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो है मेंटेन अवे मैचेस प्रेशर। बहुत जैसे ही नेपाल टीयू से बाहर यानी अपने घर से बाहर वो निकलते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि हम शायद पता नहीं कितने मैच जीतेंगे, हम कितने मैच जीतेंगे, हम कितने मैच हारेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं होते, बाहर जाते ही हम खराब परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं, बाहर जाते ही हमारे रन्स के लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं और अवे का परफॉर्मेंस नेपाल का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये चीज़ प्रेशर मेंटेन करना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही अगर दिखने लगेगा तो ओपोनेंट उसे पढ़ने में देर नहीं करेगा और आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। और वो हुआ भी जब आप यूएसए गए, वहाँ पर भी हमें रिजल्ट बिल्कुल भी अनफेवरेबल देखने को, शायद 8 में से अभी जो दौरान निकले थे नेपाल, एक मैच जीते थे और एक टाई हुआ था। 6 मैच लगभग आप जो बाहर आप निकले थे घर से, तो आप हार के आए और फिर आपको अभी नामीबिया जैसे इंपॉर्टेंट दौरे पर जाना है, जहां पर नामीबिया स्कॉटलैंड जैसी टीम सामना बहुत साथ आपको सामना करना है, जहां बहुत टफ है, जो दोनों अभी T20 वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं। तो ये एक चैलेंज टीम के साथ बहुत है और इसको रोहित को एज अ कैप्टन मेंटेन करना हो, क्योंकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी वो कहीं ना कहीं कैरी थ्रू करेगा उनके बाकी 10 प्लेयर्स में भी जो प्लेइंग 11 में होंगे। तो देखना होगा कि किस तरह से आप अवे मैचेस में कैप्टनसी करते हैं। यहाँ पर आपको मैचेस मिल गए एज अ कैप्टन, ये अच्छी बात है, ग्राउंड पर आपको मिल गए, प्लेयर्स के साथ ढलने का मौका वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल गेम, एक अच्छा ओपोनेंट भी मिल गया, ये सब ठीक है। लेकिन आपको भी पता है जो मेन चैलेंज है वो शुरू होना है जैसे ही आप अवे में जाएंगे, अवे में जाना शुरू होगा, वहां पर रियल चैलेंजेस स्टार्ट हैं। और उसके अलावा माइलस्टोन्स की बात करें तो ओडीआई स्टेटस बचाने से लेकर प्लेऑफ में अच्छी परफॉर्मेंस से लेकर वो ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना और कम से कम एक किसी बड़े इवेंट पे 2023 में नेपाल को रजिस्टर्ड कराना कि हाँ भाई एक इवेंट तो हम आप खेलने जा रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2024 हो या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर। मैं क्वालिफायर को कहूंगा, क्वालिफायर एक अच्छी अचीवमेंट होगी। ऐसी बात नहीं है कि आप सीधा वर्ल्ड कप खेलें, 10 टीमों में कहां आप पहुंचेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर या T20 वर्ल्ड कप 2024 या फिर एशिया कप क्वालिफायर नहीं, सीधा एशिया मेन इवेंट, तो फिर एक अचीवमेंट ये आपको करके दिखाना होगा। इनमें से कम एक तो डेफिनेटली करना होगा। उम्मीद है कि आप खड़े उतरेंगे, बहुत उम्मीद डेली क्रिकेट को भी आपसे है, इसीलिए हम चाहते थे कि आप कप्तान बने। एक अच्छा आपके अंदर वो पोटेंशियल नजर आता है, क्या कहेंगे यार? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छे है, इसको कोई दोहराई नहीं है, यंग है और
बहुत उम्मीद है कि चलिए आप यंग के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, बस देखना होगा। अभी देखेंगे, बिना देखे तो हम कुछ नहीं कह सकते, देख कर ही पता चलेगा कि रोहित पटेल आखिरकार कैसा रहे और क्या नहीं। जी हाँ, तो नजर आप पे लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार अपडेट्स आपको हमारे कम्युनिटी के थ्रू मिलती रहेगी एशियन क्रिकेट से रिलेटेड।